हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रतिरोध। ये वैद्युत प्रतिरोध है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। बेटा ध्यान रखना, वैद्युत प्रतिरोध ये और वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों बेटा बोर्ड एग्जाम में हजारों बार पूछे गए हैं। ये टॉपर बच्चों को जरूर पता होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज ये आपको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से क्लियर कराने वाला हूं। तो बेटा इस क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी सीख लें, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर, यानी जो आप वैद्युत चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, तो अगर आपने इस चैप्टर को पूरा तैयार नहीं करा है, ठीक है, तो अगर चाहते हैं कि हम पूरा तैयार कर लें, तो बेटा जी आप फटाफट से प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से सारी वीडियोस को अटेंड कर लें, जैसे विद्युत आवेश, विद्युत धारा और विभव और विभवांतर, ओम का नियम, ये सारी क्लासेस आप वहां से अटेंड कर लें, ठीक है, ताकि आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो अब हम लोग करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत, ठीक है। तो क्या है ये टॉपिक? इस टॉपिक का नाम है वैद्युत प्रतिरोध। क्या नाम है बेटा? वैद्युत प्रतिरोध इस टॉपिक का नाम है। तो जैसा कि हमें पता है, जैसे हमने क्या करा है, कोई चालक ले लिया है बेटा। क्या ले लिया हमने? कोई चालक, ठीक है ना। और उस चालक में हमने क्या करा, चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित तो हो जाए, ठीक है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, वो चालक कहलाता है। अब ध्यान देंगे, जैसे ही हम इस चालक में विभवांतर प्रभावित करेंगे, जैसे ही विभवांतर को हम प्रवाहित करेंगे, तो बेटा ध्यान देना, विभवांतर का मतलब क्या होता है? आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, मतलब आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। और आवेश प्रवाहित होने की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। मतलब जैसे ही विभवांतर हम प्रवाहित करेंगे, वैसे ही चालक में धारा प्रवाहित ऑटोमेटिक हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक है ना। तो जैसे ही हमने विभवांतर को प्रवाहित करा, वैसे ही धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है ना। तो बेटा जी जैसे, तो इस विभवांतर और धारा, इस विभवांतर और इस धारा के अनुपात कर दो। इस विभवांतर और इस धारा के अनुपात को बेटा हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कुछ नहीं करा, बस विभवांतर प्रवाहित किया, जैसे विभवांतर प्रवाहित करी तो धारा प्रवाहित हो गई, ठीक है ना। धारा प्रवाहित हो गई, और जैसे धारा प्रवाहित हो जाएगी तो हम क्या कहते हैं भाई साहब, कि विभवांतर और इस धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं थ्योरी। क्या सर आपने वही थ्योरी लिखी जो हमें समझा रहे हो? जी हाँ, यही थ्योरी होती है, यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। जो एक बार समझ लो, अगर समझ लिया तो टॉपिक एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब किसी चालक पर विभवांतर स्थापित किया जाता है, मतलब हमने क्या करा, यहाँ पर विभवांतर स्थापित किया था, विभवांतर प्रवाहित किया था। हाँ, तो विभवांतर स्थापित जैसे हमने करा तो क्या हुआ, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। हाँ सर, धारा प्रवाहित होने लगती है उसमें, तो बस वही लिख दिया। तो जब किसी चालक तार पर या किसी चालक में हम विभवांतर स्थापित करते हैं, तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित, तो इस विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस विभवांतर, इस धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बेटा इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? आर बराबर वी अपॉन आई, यानी विभवांतर और धारा का अनुपात क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वैद्युत प्रतिरोध। समझ में आया ना? अरे यार बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। और कठिन भी होगा ना, फिर भी मैं आपको सरल बना दूंगा, बिल्कुल हलवा की तरह आपको, है ना, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है सर? जैसे कि आपने विद्युत आवेश का मात्रक बताया था सर कूलम, धारा का बताया था एम्पियर,
और आपने विभव का बताया था वोल्ट, है ना। तो सर इसका भी होता है क्या? तो जी हाँ, इसका भी होता है बेटा। कौन सा? ओम होता है इसका मात्रक। क्या होता है? ओम होता है इसका मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। अच्छा सर दूसरा भी होता है? हाँ दूसरा भी होता है। कौन सा होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। कौन सा होता है बेटा? वोल्ट प्रति एम्पियर। सर ये कहां से आया, ये कैसे आ गया? ये देखो, वोल्ट वी से, वी का क्या होता है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहां पर लिखते रहा हूं मैं, वी का क्या होता है? विभवांतर का वोल्ट, और धारा का क्या होता है बेटा? एम्पियर। तो क्या हो गया? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसका मात्रक क्या हो गया? प्रतिरोध का वोल्ट प्रति एम्पियर। तो देखो वही हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर भी एक मात्रक हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक है? ध्यान रखना, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। बस भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे ले। जैसा कि हमसे पूछा गया था, एक ओम की परिभाषा पूछी जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी बेटा ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कूलाम, एक एम्पियर, और बेटा एक वोल्ट, और एक ओम, है ना, एक जूल, एक किलोवाट घंटा, एक वाट घंटा, ये ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सभी बच्चों को तैयार होने चाहिए, आपका भी ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए, है ना, सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई एक ओम किसे कहते हैं, एक कूलाम किसे कहते हैं, एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक किलोवाट घंटा किसे कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक डेफिनेशन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाती है। तो आप ऐसा ना करें, इनको छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ही सरल भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सरल क्यों है सर? बता दो, एक बार बता तो दो। तो हाँ सुन लो यार, सुना तो रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। देखो एक ओम की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? जैसे हमने क्या करा, कोई चालक है, इस चालक में हमने विभवांतर कितना प्रवाहित करा पता है? 1 ओम कर दिया। विभवांतर कितना कर, सॉरी 1 वोल्ट कर दिया। 1 वोल्ट हमने क्या करा? विभवांतर प्रवाहित करा। और धारा कितनी करी? 1 एम्पियर कर दी। बस 1 वोल्ट हमने विभवांतर प्रवाहित करा, और उस चालक में जो धारा प्रवाहित करी वो भी हमने 1 एम्पियर करी। तो इसमें जो प्रतिरोध होगा, वोल्ट हमने कितना करा? 1 वोल्ट, हमने 1 वोल्ट प्रवाहित करा विभवांतर, और धारा कितनी करी? 1 एम्पियर करी, 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब इसमें कितना होगा प्रतिरोध? 1 से 1 का 1 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको 1 ओम। ठीक है, आर बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। मतलब 1 ओम आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ध्यान देंगे दोबारा से ध्यान दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ जाना चाहिए कि भैया ये क्या है ना, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपका सीधा का सीधा दिमाग में फिक्स करूंगा कि भाई ये क्या होता है और किस तरीके से हमें इसको कवर करना चाहिए। ठीक है ना? हाँ चलो देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1 ओम की परिभाषा, तो 1 ओम में क्या होता है? अगर हम कोई चालक है, इस चालक में विभवांतर 1 वोल्ट कर दें, कितना कर दें? 1 वोल्ट कर दें, 1 वोल्ट बट्टे उसमें धारा 1 एम्पियर कर दें। ठीक है ना? कितना कर दें? 1 एम्पियर कर दें। तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 का भाग 1 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 ओम। आ गया कि नहीं आ गया? यही अब परिभाषा में क्या लिखोगे कि अगर चालक में 1 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित हो तो उसमें धारा, और उसमें धारा कितना? 1 एम्पियर प्रवाहित हो तो उसमें प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो वही लिख देंगे, जब किसी चालक में 1 वोल्ट, कितना बेटा? 1 वोल्ट क्या हो रहा है? विभवांतर, 1 वोल्ट विभवांतर क्या हो? प्रवाहित हो करने में 1 एम्पियर की धारा, है ना। जब किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित किया जाए तो उसमें धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर प्रवाहित हो
तो उसमें जो प्रतिरोध होगा ना, जिस प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, वो 1 ओम होगा। कितना होगा, वो 1 ओम होगा। सिंपल सी बात है, लिख देंगे। अब इस ओम को बेटा ध्यान रखना, इस ग्रीक अक्षर से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा ओमेगा है ये ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। कौन सा, ग्रीक भाषा। इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ओमेगा कहते हैं, ध्यान रखें। ये हमारा ओमेगा कहलाता है। इससे हम निरूपित करते हैं, जैसे हमने लिखा है, जैसे हमने कहीं लिख दिया R बराबर 5 और इस तरीके से ये लगा दिया, तो ये सर क्या है हमारा, ये क्या है सर, ये चिन्ह है बेटा ओम का। किसका है, ओम का, जिसे हम ओमेगा भी कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये 5 हम क्या पढ़ेंगे, R बराबर प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है, प्रतिरोध 5 ओम है। समझ में आया, किसका है, ये ओम का चिन्ह होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ओम को हम क्या करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा वैद्युत प्रतिरोध के बारे में। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर किसी चालक में आपने विभवांतर को प्रवाहित करा तो विभवांतर को स्थापित करने में आपकी जो धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब जब धारा और विभवांतर दोनों प्रवाहित हो गए तो विभवांतर और धारा के अनुपात को, इस विभवांतर और इस धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, देखो विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, और R बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, V/I, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, तो V/I हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक सर, मात्रक 2 होते हैं, एक ओम हो गया और एक सूत्र से बना दिए सर हमने वोल्ट और प्रति एम्पियर। ठीक है ना, वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा सर 1 ओम की परिभाषा पूछ रहे हो, तो सर जी कुछ नहीं है, अगर हमने किसी चालक में एक वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित करा, तो विभवांतर प्रवाहित करने में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है, तो उसमें प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध वो 1 ओम होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो R बराबर V/I, आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अब इस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन, इस प्रतिरोध को, इस वाले प्रतिरोध को। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा इसको बात को भी जान लें। इस वैद्युत प्रतिरोध का मुख्य कार्य क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो ये अगर जैसे मान लो ये धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, तो इस धारा को रोकने का कार्य करेगा, रुक जा भाई रुक जा, क्या करेगा, रोकने का कार्य करेगा। ये धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। कौन, ये वैद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है ना। ये कहेगा भाई साहब रुक जा, अवरोध पैदा करता है। तो आपको अगर ये याद न रहे कि विभवांतर और धारा के अनुपात को कहते हैं हम वैद्युत प्रतिरोध, तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है वो वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है ना। जो धारा के मार्ग में रुकावट या अवरोध पैदा करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है। अब बातें करेंगे इस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसको कैसे प्रभावित करा जा सकता है। प्रभावित का मतलब अगर हम इसकी लंबाई बढ़ा दें तो इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, अगर इसके क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इसकी पदार्थ माने एक तांबे का ले लिया, एक लोहे का ले लिया, तो फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने इसको गर्म करा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब हमें इस पर, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, चलो देख लेते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बेटा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। हम इनके नहीं कह सकते ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में अगर फोड़ना है तो इसको भाई तोड़ना है, ठीक है ना। इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं है। क्या है इसमें, देखो इसमें है भाई, यदि किसी चालक तार का हमने माना प्रतिरोध किसी तार का निकालते हैं, तो हमने तार का जैसे निकालेंगे तो कोई चालक तार है, उसका जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। किन पर करेगा, जो मैं आपको अभी बताने वाले हैं, इन निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से निम्न कारक भाई, कौन कौन से। पहला है हमारा लंबाई पर,
किस पर करेगा? लंबाई पर। अगर हम उस चालक तार की, इस चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो क्या होगा? तो पहले सुन लो, किसी तार का प्रतिरोध, मतलब कोई सा भी तार है, ये तार है, इसका प्रतिरोध उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है बच्चा? अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने आर अनुक्रमानुपाती एल होगा, यहाँ आर अनुक्रमानुपाती बेटा एल होगा, ठीक है। हाँ, वो गलती से ये लो, प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है वो लंबाई के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती। अतः हम कह सकते हैं कि अगर इसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि अगर लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया सर, लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। तथा हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी तार की लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना, हो सकता है आपसे एमसीक्यू में भी पूछ ले, ठीक। तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। कब? जब लंबाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध और लंबाई आपस में कैसे होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये लिख दिया, आर अनुक्रमानुपाती एल, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती लंबाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी देखो यहाँ पर हमने लिख दिया तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखो क्षेत्रफल पर, अभी लंबाई तो पढ़ लिया सर, अब क्षेत्रफल पर पढ़ लो। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो देखो, किसी तार का प्रतिरोध क्या करें? किसी तार का प्रतिरोध तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भाई साहब कह रहा, क्या कह रहा? अगर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो तार का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, वो क्षेत्रफल के, इस क्षेत्रफल के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई कैसी होती है? अनुक्रमानुपाती। लेकिन क्षेत्रफल कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। मतलब व्युत्क्रमानुपाती है तो हमने लिख दिया आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ठीक है ना। क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का कुछ बच्चे अर्थ नहीं समझ पाते, वो सब बच्चे जरूर समझ लें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। देखो, व्युत्क्रमानुपाती को हम अलग अलग लिखें तो हम लिख सकते हैं व्युत्क्रम प्लस अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रम प्लस अनुक्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो इस अनुक्रमानुपाती का मतलब तो अभी तुम्हें बताया था। अब हम यहाँ बात करेंगे व्युत्क्रम की। व्युत्क्रम क्या? ध्यान दें, जैसे हमने क्या करा, आपने मैथ में शायद पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 2/3। अब कहा जाए कि इसका व्युत्क्रम कर दो, तो उसको कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा कर दो भाई, इसका पैर उठा के ऊपर कर दो, इसके मतलब हो जाएगा 3/2, ये 2/3 का व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। ऐसे हम अगर कहें तो भाई साहब 5/6 का कर दो, 5/6 का व्युत्क्रम कर दो, तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो, 6/5। ऐसे ही अगर हम कहें कि भाई साहब m/n का कर दो, हमने करा m/n का व्युत्क्रम कर दो, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ऊपर कर दो इसको n/m, उल्टा कर दिया। अगर हमने यहां पर कहा कि भाई बताओ m लिखा है, इसका व्युत्क्रम करो, अरे सर ये क्या कर रहे हो, इसमें तो नीचे कुछ है ही नहीं। अभी अगर अरे कुछ नीचे नहीं होता मैथ वालों, तो इसके नीचे एक तो होता है कि नहीं होता? तो क्या करेंगे? अब इसका उल्टा होगा तो क्या होगा?
1/m हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/m। अब हमें किसका करना है? क्षेत्रफल का करना है। क्षेत्रफल को हम किससे करते हैं? क्योंकि कह रहा है ना क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो भाई साहब हम कह देंगे तो क्षेत्रफल का क्या होता है? ए से प्रदर्शित करते हैं, ए। अब इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है, व्युत्क्रम करना है पर इसका, तो क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रम कर दिया अनुक्रमानुपाती, तो हमने ये देखो यहाँ पर इसका ए का क्या कर दिया? व्युत्क्रम कर दिया और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। क्लियर है? क्लियर हुआ? इस तरीके से हमारा क्या बनेगा? वी आर अनुक्रमानुपाती 1/a, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसी के? प्रतिरोध के। जो हमारा क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध के। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, देखो किसी तार का प्रतिरोध, किसी तार का प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब सर लंबाई को हम बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा था, अब सर हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या प्रतिरोध बढ़ेगा? तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, तो सर घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। जैसे ही हम तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, अगर इसका मान बढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे तो ये वाला इसका मान क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। तो तार का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्षेत्र ये लंबाई का, जो लंबाई हम बढ़ा रहे थे तो प्रतिरोध क्या हो रहा था? प्रतिरोध बढ़ रहा था। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ये बात ध्यान रखना। लंबाई अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात करेंगे यहां पर प्रकृति पर। किसकी बात करेंगे? प्रकृति पर बात करेंगे भाई साहब, प्रकृति पर। ये प्रकृति मतलब ये है पदार्थ की प्रकृति। उस मान लो जैसे कोई सा प्रतिरोध है और वो बना है लोहा का, दूसरा बना है तुम्हारा एल्युमिनियम का, ना कोई तार है वो पहला लोहा का है, दूसरा एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, तांबे का है, मतलब अलग अलग प्रकृति है भाई सबकी। कोई किसी का बना है, कोई किसी का बना है, कोई किसी का बना है। अब हमने क्या करा कि मान लो ये हमने 2 तार लिए, ये हमने 2 तार लिए इस तरीके से, और इन दोनों तारों को एक हमने बनाया है भाई साहब एल्युमिनियम का है और दूसरा हमारा भाई साहब लोहे का है या कॉपर का है। ठीक है। तो हमने ये हमारा एल्युमिनियम का, ये हमारा कॉपर का, तो हमने ये एक जैसे ले लिए, मतलब एक जैसे कह सकते हैं, इनकी समान लंबाई हो और समान मोटाई है। एक जैसे इनकी लंबाई और क्षेत्रफल एक जैसे है। ठीक है ना? समान लंबाई और समान मोटाई के ये दोनों तार लिए, लेकिन बस इनमें अलग क्या क्या है? ये अलग, ये एल्युमिनियम का है और ये किसका है? ये भाई साहब है तुम्हारा लोहे का या कॉपर का। ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। ठीक है। तो अब ध्यान देंगे तो सर इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा वो एक जैसा होगा? नहीं होगा। इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा। बेशक एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन की लंबाई एक है, क्षेत्रफल एक है, लंबाई मोटाई एक है, लेकिन इनकी प्रकृति तो अलग है, तो इनका जो प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा? वो भी अलग होगा। क्योंकि भैया हम कह सकते हैं कि किसी का प्रतिरोध अधिक होता है, किसी का प्रतिरोध मान तांबे में तो उसमें बहुत ज्यादा चालकता होती है, तो वो धारा वहां पर प्रतिरोध क्या करेगा? कम रुकावट कर पाएगा, क्योंकि धारा ज्यादा बह रही होगी तो प्रतिरोध कम रुकावट कर पाएगा, तो वहां पर अलग कम हो गया। और हो सकता है किसी में ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध लोहे में ज्यादा होकर हो गया तो ज्यादा हो जाएगा। अर्थात कहने का यही है कि अगर प्रकृति अलग है तो बेटा उसका प्रतिरोध भी अलग होगा। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया, देखो समान लंबाई के व समान मोटाई के अलग अलग पदार्थ हमने लिए, 2 तारों का प्रतिरोध अगर हम देखेंगे तो अलग अलग होगा। अलग अलग लंबाई के, अलग अलग मोटाई के 2 तारों का अगर प्रतिरोध आप देखोगे तो बेटा जी उसका प्रतिरोध कैसा होगा? अलग अलग होगा। उसके बाद बात करेंगे ताप पर। भाई साहब ताप पर क्या हो? अगर सर हम ताप का बढ़ा दें, तार का अगर हम ताप बढ़ा दें तो प्रतिरोध बढ़ेगा या कम हो जाएगा? तो बेटा जी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना, तार का ताप प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ?
आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक और वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स बना के दिए हैं वो उस तरीके से सेम टू सेम बना लेना। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से लिख करके आते हैं एग्जाम में तो आपके पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कट सकता, ये इस बात का वादा है। समझ में आ रहा है? एक भी नंबर नहीं कटेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उस तरीके से मैंने लिखा है। इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी पर लिखना है, एक भी ना तो एक्स्ट्रा चीज लिखी है और ना बेटा मैंने कोई चीज छोड़ी है इसमें कमी। समझ में आ रहा है? जो हमारी इंपोर्टेंट है, जो चीज हमें बतानी है वही वही एक्यूरेट हमें क्या पता कर दिया है तुम्हें, ठीक है ना। तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है। अगर फिर भी कोई तुम्हारा कोई डाउट रह जाता है तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप हमें वहां पर अपना बता सकते हैं। तो अब हम लोग इसके करेंगे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल करने के बाद में फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल सीखना है। फटाफट से एक काम कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करेंगे अगले न्यूमेरिकलों की। चलिए भाई, तो अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वैद्युत प्रतिरोध के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वैद्युत प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर V अपॉन I होता है। तो इनमें हम अपना सूत्र लगाएंगे वैद्युत प्रतिरोध का, R बराबर V अपॉन I। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं बेटा ना, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो सवाल में दिया गया होता है, जो न्यूमेरिकल में दिया गया होता है। तो लिखेंगे बेटा दिया है, क्या दिया है, फटाफट से अब हम पढ़ लेंगे कि भाई साहब हमें सवाल में क्या दिया है, ठीक है। तो पढ़ेंगे, यदि किसी चालक तार में 20 वोल्ट विभवांतर, 20 वोल्ट विभवांतर दे रखा है, विभवांतर को हम V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर हमें कितना दे रखा है? 20 वोल्ट। अगर बेटा आपने छांटना और ये सीख लिया, छांटना सीख लिया है और ये सीख लिया कि इसमें पूछा क्या है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल करना सीख जाएंगे। फिर क्या है? फिर जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर निकाल लो कैलकुलेशन करके, सिंपल सा होता है। तो हमने क्या करा, यदि किसी चालक में तार में 20 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित करने में क्या दे रखा है? 4 एम्पियर की धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और I कितना दे रखा है? धारा दे रखी 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर, ठीक। उसके बाद में आपसे पूछा चालक में प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर हमें निकालना है, R बराबर हमसे पूछा है प्रतिरोध कितना होगा, तो हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे? अपना सूत्र लगा देंगे R का। भाई साहब क्या होता है? सूत्र हमारा होता है R बराबर V अपॉन I से, सूत्र हमारा ये हो गया, ठीक है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब इस फॉर्मूले में R बराबर V अपॉन I में हम क्या लगा देंगे? वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो V का मान हमें दे रखा है, ये रहा, I का मान हमें दे रखा है, और बेटा मैं R का मान पूछा तो R का फॉर्मूला हमारा V अपॉन I होता है। तो बेटा जी कुछ नहीं करना, बस इसमें उसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो R बराबर लिखेंगे, R बराबर V का मान कितना है? 20 वोल्ट, 20 लिख दिया। I का मान कितना है? 4 एम्पियर, तो 4 लिख दिया। अब 4 पंजे 20, तो R बराबर कितना आ गया? 5 ओम। है ना कितना सिंपल, कितना तो सिंपल है यार, है ना, सिंपल सी बात है। इसमें आपको जो पूछा है उसका फॉर्मूला लगा दो और जो दे रखा है उसको लिख लो, ठीक है। अब दूसरे की बात करेंगे, किसी 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले, अरे सर इसमें तो प्रतिरोध दे रखा है, R बराबर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है? दिया है क्या दे रखा है? 1.5 ओम, यानी R बराबर हमें कितना दे रखा है? 1.5 ओम दे रखा है। तो 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले चालक तार में 60 वोल्ट विभवांतर, तो V बराबर वोल्ट विभवांतर यानी कि V बराबर कितना दे रखा है? 60
वोल्ट दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग हमसे आगे पढ़ेंगे। तो जब 60 वोल्ट विभवांतर प्रवाहित किए जाएं तो तार में धारा का मान क्या होगा, मतलब आई बराबर हमें निकालना है, आई बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो हम बेटा कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा अपना काम कर देंगे कि आई का फॉर्मूला लगा देंगे। वैसे हम लोग डायरेक्टली अगर आई का फॉर्मूला ना लगाएं तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर का मान दे रखा है तो v का मान दे रखा है तो हम आई का मान निकाल लेंगे, और v का मान अगर पूछ रहा होगा तो r का दिया होगा और i का दिया होगा। तो इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे में r का मान अगर हम निकालते हैं तो हमें v का मान दिया होगा और i का मान दिया होगा सवाल में। ठीक है, तब हम r का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा कि यहां पर अब हमें i का मान हमसे पूछ रहा है तो वही फॉर्मूला अपना लगा देंगे, r बराबर v अपॉन आई से। ठीक है ना, क्या भाई r का मान कितना है, देखो r का मान है 1.5, कितना तो 1.5 लिख दिया r की जगह, बराबर v का मान कितना है 60 वोल्ट, तो v की जगह लिख देंगे हम 60 वोल्ट, बट्टे i का मान हमें नहीं पता, निकालना तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब i का मान निकालेंगे तो इसका क्या करें, इसके नीचे मान लेंगे हम कितना 1, फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका i के साथ किसका गुणा होगा 1.5 का, तो i गुणा 1.5 बराबर 60 का गुणा 1 से होगा तो 60 एकम 60। अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे भाई, क्या करेंगे पता है, अब ये गुणा में है तो क्या में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा, बराबर के उधर पहुंचेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, क्योंकि जो गुणा में होते हैं वो भाग में पहुंचते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, बराबर के इधर लेकर के जाएंगे तो। ठीक है, और माइनस का अगर होगा तो प्लस का हो जाता है, और अगर भाग में होगा तो वो गुणा में पहुंच जाता है। तो ये हमारा किसमें 1.5 सर गुणा में है, तो गुणा में तो काय में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो पहुंचा दो भाई। तो आई बराबर हो जाएगा 60 बटे 1.5। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 15 चौके 60 बराबर कितना हो जाएगा 40। आई बराबर कितना हो गया 40 एम्पियर। यही हमारा हो गया आंसर। बताओ कितना सिंपल है ना सिंपल, तो कमेंट में बता दो यस सर बहुत ही सिंपल है, हो जाएगा ना। यस सर अब तो कर देंगे, कुछ नहीं है यार, आर का मान दे रखा है, ठीक है, वी का मान दे रखा है, आई का मान तुमसे पूछा है, आर बराबर वी अपॉन आई लगा दो, आर की जगह आर का मान, वी की जगह वी का मान, आई को तो पूछा ही निकालना ही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आई का गुणा 1.5 से तो आई का गुणा 1.5 लिख दिया, बराबर 60 का गुणा 1 से तो 60 गुणा 1 करेंगे, 60 एकम 60 आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये गुणा में आई का मान निकालना है, जिसका मान निकालेंगे उसको छोड़ेंगे, बाकी का सब बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो गुणा में है ये 1.5, तो काय में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो ये आपका आ गया भाग में। ठीक है, तो 1.5 पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा दी, 60 बट्टे 1.5 था, पॉइंट आया कितना हो गया, जीरो बढ़ गया तो 600 हो गया। अब 15 हो गया नीचे, तो 15 का काट दिया, 15 चौके 60, 4 ये और जीरो ये कितना हो गया 40। आई बराबर कितना गया 40 एम्पियर आ गया, यानी कि 15 का भाग 600 में देंगे तो 40 एम्पियर आ जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने क्या करा, हमने प्रतिरोध कैसे निकालना है वो सीखा, अगर प्रतिरोध दे रखा हुआ तो धारा कैसे निकालनी है वो सीख लिया। अब हम ये सीखेंगे, ये अगर धारा दे रखी हो, प्रतिरोध दे रखा हो, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहां सीखेंगे। तीनों टाइप के न्यूमेरिकल जो जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और हमने आपको तरीका बता रहे हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ देखो ध्यान देंगे, क्या है, यदि किसी चालक तार में दिया है, पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दिया है चालक तार में 50 एम्पियर की धारा, मतलब आई बराबर धारा हमारे कितनी है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, एवं प्रतिरोध कितना हो, आर बराबर हो बेटा 20 ओम, कितना हो 20 ओम हो, तो तार में विभवांतर कितना होगा, वी बराबर निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा वी बराबर आई आर। ठीक है, अगर ये वाला लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हैं, अगर ये नहीं लगाना तो दूसरा लगा दो, कौन सा लगाओगे पता है, यही वाला लगा दो अपना, आर बराबर, अथवा इसमें लिख देते हैं, अथवा
अथवा कौन सा R बराबर V अपॉन आई से। ठीक है, तो V अपॉन आई से निकालेंगे। देखो R का मान हमें दे रखा है कितना 20 ओम, तो R की जगह हम लिख देंगे 20 बराबर V का मान हमें वैसे हमें निकालना है बटे I का मान हमें कितना दे रखा है 50, तो लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, V का मान निकालना है, इसके नीचे कितना मानेंगे 1 मानेंगे, फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V का गुणा होगा किसमें 1 में, तो V एकम V बराबर 50 का गुणा किसमें होगा 20 में होगा, तो लिख देंगे 50 गुणा 20, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो V बराबर कितना हो जाएगा 1000, है ना, 2 जीरो तो 2 जीरो, 5 दूनी 10 10 हो गया। अब क्या करेंगे, V वोल्ट हमारा कितना आ गया 1000 वोल्ट आ गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बताओ इसमें क्या है, बहुत ही तो सिंपल है। अब इससे सिंपल क्या तुम्हें मिलेंगे कहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। क्या है ये, आई बराबर तुमने दे रखा है, आर बराबर दे रखा है, बी बराबर तुमसे पूछा है। ठीक है, इसमें तुम्हें विभवांतर पूछ रखा था, तो इसी फॉर्मूले से बता दिया है ना। वी का मान पूछ रखा था, इस वाले में क्या, दूसरे वाले में आपसे आई पूछ रखा था, वी और आर दे दिया था। अब जिसमें पहले वाले में क्या होता, आर पूछा था, वी और आई दे दिया था। तो एक ही फॉर्मूले से 3 टाइप के न्यूमेरिकल बन गए, तो वही मैंने आपको तीनों टाइप के करवा दिए। अब आपके पास किताब होगी, उससे आप न्यूमेरिकल लगा ले, प्रैक्टिस कर ले बढ़िया तरीके से। तरीका मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बेटा ध्यान देंगे, अगर आपने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो वो क्लास आप जरूर देख ले, ताकि आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अपनी एक नई क्लास में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि इन प्रतिरोध जो है ना उसको हम जोड़ते कैसे हैं, एक प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध में कैसे जोड़ेंगे, क्या विधियां रहेंगी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो 2 विधियों से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है एग्जाम में। इन दोनों में से एक जरूर आती है, तो आप उन दोनों विधियों को यानी समांतर क्रम श्रेणी क्रम को जरूर तैयार करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम उसी क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय।